बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने एक लेक्चर के साथ पेश हुए हैं और आज हम जो लेक्चर देंगे उसका मौजू है मजलिस शूरा पार्लियामेंट। मजलिस शूरा पार्लियामेंट का जो हिस्सा है एक नेशनल असेंबली, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और नेशनल असेंबली या मजलिस शूरा पार्लियामेंट को जो आर्टिकल कवर करते हैं वो आर्टिकल 50 से लेकर 58 तक है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले लेक्चर में हमने आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक पढ़ा था, जो कि पावर्स थी प्रेसिडेंट की। आज हम इसी सिलसिले का दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जो इससे पहले वाला लेक्चर है द प्रेसिडेंट, उसको लाजमन सुने ताकि आपको पता चल सके कि प्रेसिडेंट की पावर्स जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी हैं। और जो पार्लियामेंट है मजलिस शूरा, इसमें भी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है और आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आप द प्रेसिडेंट वाला मेरा लेक्चर सुनेंगे तो डियर फ्रेंड्स, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, असल में जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान में मजलिस शूरा कहा जाता है। और आर्टिकल 50 जो है वो डील करता है मजलिस शूरा पर कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट कौन कौन से हिस्से मिलकर मजलिस शूरा बनाते हैं। आर्टिकल 50 कहता है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट में द प्रेसिडेंट, अभी काफियों को नहीं पता होगा कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट है वो भी एक हिस्सा है। ज्यादातर लोगों को यह मालूम है कि अपर हाउस, द सेनेट और नेशनल असेंबली, लोअर हाउस, ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। नहीं, पार्लियामेंट जब तक प्रेसिडेंट भी शामिल ना हो आर्टिकल 50 के मुताबिक तो उसको मजलिस शूरा पार्लियामेंट नहीं कहा जा सकता। तो सबसे नंबर 1 पर है पार्लियामेंट मजलिस शूरा, कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 पार्ट है प्रेसिडेंट और नंबर 2 है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 नेशनल असेंबली, नंबर 3 द सेनेट। द सेनेट आर्टिकल 50 के मुताबिक ये तीनों चीजें मिलकर मजलिस शूरा पार्लियामेंट बनाती है। द प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, द सेनेट। द प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, जो कि यूट्यूब पर मौजूद है, आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक, और कुछ और भी आर्टिकल उसमें मैंने शामिल किए हैं, जैसे आर्टिकल 58 है, जैसे आर्टिकल 89 है, 232 है। तो वो आप सुनेंगे तो आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता चल जाएगा मुकम्मल तौर पर। तो आर्टिकल 50 के मुताबिक जो मजलिस शूरा है उसका पहला हिस्सा है प्रेसिडेंट, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और इसका दूसरा हिस्सा है नेशनल असेंबली, जिसके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली क्या है। आपने देखा कि हमने बताया कि नेशनल असेंबली के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, द प्रेसिडेंट,
नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। द प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, आज हम नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 50 सिर्फ इसी चीज पर मुश्तमिल है जो बताती है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट किन किन पर कंसिस्ट है, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। और आर्टिकल 51 जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें नेशनल असेंबली के बारे में बताता है। आर्टिकल 51 जो है वो मुकम्मल तौर पर हमें नेशनल असेंबली के बारे में बताता है कि नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, कौन कौन सी सीट्स होंगी और किस किस सूबे की कितनी कितनी सीट होंगी। ये सबसे अहम आर्टिकल है नेशनल असेंबली के आर्टिकल्स में से, तो इसे गौर से सुनिएगा। नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 कहता है कि नेशनल असेंबली में टोटल 336 सीटें होंगी। यहां पर एक बात क्लियर कर जाऊं कि जो मौजूदा असेंबली चल रही है, जो अगस्त 2023 में यानी 4-5 माह के बाद जिसका टर्म कंप्लीट हो रहा है, वो कंसिस्टेंस है 342 सीट पर। लेकिन जो आइंदा इलेक्शन होंगे 2023 में अगर हुए तो वो जो इलेक्शन होंगे वो 336 सीटों पर होंगे। इसमें 336 सीटें होंगी, 342 नहीं होंगी, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं वो भी केपीके में जम कर दिए गए थे, तो सीटें जो है वो कम हो गई हैं, 342 से 336 पर होंगी। तो अब हम जो आज अप्रैल 2023 है, इस अब तक के अमेंडमेंट्स के मुताबिक जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं वो 336 सीटें हैं। नेशनल असेंबली में कुल सीट्स 336। अब ये 336 सीट्स जो है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, इसमें 266 सीट्स जो है वो जनरल सीट्स है, 266 जनरल सीट्स है, यानी इन सीट्स पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और इन सीट्स पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो। तो ये 266 सीटें जो है ये जनरल सीट्स कहलाती हैं और इन पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और जो 60 सीटें हैं वो रिजर्व्ड होती है, 60 सीटें रिजर्व्ड फॉर वुमेन ओनली। तो 60 सीटें जो है वो रिजर्व्ड सीटें होती हैं फॉर वुमेन्स। तो यहां पर एक बात मैं बता दूं कि जो रिजर्व सीटें होती हैं फॉर वुमेन के लिए, उन पर इलेक्शन नहीं होते। वो जो होती हैं वो जो पार्टी, जो सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जितनी सीटें लेती हैं उन सीटों को थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए इन सीटों को डिवाइड कर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की टोटल सीटों के साथ, और फिर देखा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीटें वुमेन की दी जाएंगी। एक और चीज बता दूं, जो वुमेन की रिजर्व सीट्स है 60, ये जो है ये प्रोवेंस कॉन्स्टिट्यूटेड सीट है, प्रोवेंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक ये सीट दी जाती है, यानी किसी एक जो एनए होता है, किसी एक एनए नंबर जो होता है, सिर्फ उसी में नहीं, पूरे प्रोविंस में से जहां से भी आप कोई भी कैंडिडेट, कोई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है, चाहे उसका ताल्लुक सूबे के किसी भी हिस्से से हो, वो आ सकता है। यानी जो 60 रिजर्व सीटें हैं ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक जो है वो दी जाती है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये जो वुमेन के लिए रिजर्व सीटें हैं इन पर सिर्फ वुमेन ही आ सकती है, औरत ही आ सकती है, कोई मर्द इन रिजर्व सीटों पर नहीं आ सकता, और इनका इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन सिर्फ 266 जनरल सीट्स का होता है। और एक तीसरी किस्म की सीट होती है जो होती है 10 सीटें, वो होती है रिजर्व्ड
फॉर नॉन मुस्लिम्स। और ये 10 सीटों पर भी इलेक्शन नहीं होता। ये 10 सीटें भी जो है ये प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को और ये जो 10 सीटें होती हैं ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ये पूरा मुल्क कंट्री होती है। पूरे मुल्क में से ये 10 सीटें, चाहे वो 10 की 10 बलूचिस्तान से आ जाए, कोई पार्टी ले ले, या वो 10 की 10 सिंध से ले ले, पंजाब या केपीके से, तो ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती जैसे रिजर्व फॉर वुमेन होती है। ये जो होती है रिजर्व फॉर मैन, ये जो होती है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होल कंट्री होती है। तो 3 तरह की सीटें होती है। 266 होती है जनरल सीट्स जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 60 जो है वो रिजर्व्ड होती है फॉर वुमेन ओनली, और 10 जो है वो रिजर्व्ड होती है फॉर मुस्लिम्स ओनली। अगर इनको टोटल करें तो बनता है 336। तो 336 सीटें होती हैं। 3 तरह की सीटें होती है नेशनल असेंबली में, जनरल सीट्स, रिजर्व फॉर वुमेन एंड रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम। अब सेक्शन 51 के मुताबिक ही किस सूबे में कितनी सीटें होती हैं वो हम देख लेते हैं। सेक्शन 51 के मुताबिक ही सबसे पहले बलूचिस्तान की सीट देखते हैं। बलूचिस्तान की सीट इसलिए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 51 में जो टेबल बना हुआ है उसमें सबसे ऊपर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जो जनरल सीट्स होती हैं वो होती हैं 16 जनरल सीट्स, और जो रिजर्व फॉर वुमेन होती हैं वो होती हैं 4 RW, रिजर्व फॉर वुमेन 4 सीट्स। बलूचिस्तान में जो जनरल सीट्स होती हैं 16 और जो रिजर्व फॉर वुमेन होती हैं वो होती हैं 4 सीटें। और इसके बाद है केपीके, क्योंकि केपीके का सेक्शन आर्टिकल 51 में दूसरा नंबर है, इसलिए हम अब केपीके का देखते हैं। जो केपीके में जो जनरल सीट्स है वो है 45 और जो रिजर्व फॉर वुमेन है वो है 10। केपीके में जनरल सीट्स 45, रिजर्व फॉर वुमेन 10 सीट्स है। और इसके बाद है सिंध, जो हमारे पास आर्टिकल 51 है उसमें तीसरे नंबर पर है पंजाब, फिर जो है वो सिंध है। तीसरे नंबर पर है पंजाब। पंजाब में जो जनरल सीट्स है टोटल वो है 141 और जो रिजर्व फॉर वुमेन है वो है 32। आपको यह बता दूं कि ये जनरल सीट्स जो है वो बलूचिस्तान में 16, जबकि बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसमें सिर्फ 16 सीटें हैं। और जो केपीके है उसमें 45 और जो पंजाब उसमें सबसे ज्यादा 141 सीटें हैं। क्यों? क्योंकि जो सीट्स ये एलोकेटेड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सीट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग होती है उसके मुताबिक ये सीट्स जो हैं वो एलोकेटेड की जाती हैं। बलूचिस्तान 2 के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है मगर उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, इस वजह से उसमें सबसे कम सीटें हैं। और पंजाब जो है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है चारों सूबों में से, इसलिए उसकी सीटें जो है वो सबसे ज्यादा है। और फिर आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में जो जनरल सीट्स है वो है 61 और जो रिजर्व फॉर वुमेन है वो है 14।
तो ये और फिर एक और भी है, ये 4 सूबे हो गए। जो ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वो इन चारों सूबों का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग टेरिटरी है, वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, तो उसकी अलग से सीटें हैं। ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और इसकी जो सीटें हैं वो है 3। तो ये हमने बता दी। इसकी जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व सीट कोई भी नहीं है। तो ये हमने बता दी। बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध। बलूचिस्तान में जनरल सीट 16 और रिजर्व फॉर वुमेन 4। KPK में जनरल सीट 45, रिजर्व फॉर वुमेन 10। पंजाब में जनरल सीट 141, रिजर्व फॉर वुमेन 32, और सिंध में जनरल सीट 61, रिजर्व फॉर वुमेन 14। और ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जनरल सीट्स 3 है, जबकि रिजर्व फॉर वुमेन कोई भी नहीं है। और अगर हम इनको जमा करें तो ये बन गई, जो जनरल सीट्स है वो बन गई 266, और जो रिजर्व फॉर वुमेन है वो बन गई 60। ये टोटल हो गई 226। 10 सीटें रह गई। मैंने आपको बताया था कि 10 सीटें जो है वो क्या है, रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स। और 226 में से 10 जो है वो जमा करें तो ये बन गई 336। तो ये बन गई 336 सीटें। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास है इस वक्त, जो 2023 के इलेक्शन होंगे वो इन सीट्स पर इलेक्शन होंगे 2023 के। अब 342 है, लेकिन जो अब 2023 के इलेक्शन होंगे अगर हुए तो वो 336 सीटों के लिए होंगे। और जैसे ये चार्ट मैंने बनाया है कि जो ये जनरल सीट्स होती हैं, हर सूबे की अपनी अपनी होती हैं, और जो रिजर्व फॉर वुमेन, ये जनरल सीट सूबे में हर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, सूबे में कॉन्स्टिट्यूंसी के मुताबिक होती है। लेकिन जो रिजर्व फॉर वुमेन होती है वो पूरा सूबा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। और जो रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स होती है उसमें पूरा कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। पूरे कंट्रीज में से ये 10 सीटें कहीं से भी पूर्व हो सकती हैं। अभी हमने आपको ये चार्ट बनाकर समझाया कि किस सूबे की कितनी सीट्स होती हैं। और सीट्स आपको हमने बताया कि जो जनरल सीट्स हैं वो जो है एलोकेटेड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और जो वुमेन की रिजर्व सीट होती हैं वो थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के जरिए एलोकेटेड की जाती हैं हर उस पार्टी को जिसने जनरल सीट्स पर कितनी सीटें जो है वो विन की हैं। अभी आते हैं आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 जो है वो टर्म बताता है ऑफ नेशनल असेंबली, के नेशनल असेंबली कितने अरसे के लिए वजूद में आएगी। नेशनल असेंबली जो वजूद में आएगी वो आएगी 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। और 5 इयर्स कहां से काउंट होंगे, जब इलेक्शन हुए तब से काउंट नहीं होंगे। 5 इयर्स काउंट होंगे जब के फर्स्ट सेशन, फर्स्ट मीटिंग होगी नेशनल असेंबली की ऑन डेट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ NA। अब ऑन डेट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ NA, इस डेट से जो है वो उनके 5 साल की काउंटिंग शुरू होगी। और जब ये डेट पूरी होगी 5 साल के बाद, तो जो नेशनल असेंबली है वो ऑटोमेटिकली विल बी डिसॉल्व्ड। जैसे जो अभी मौजूदा असेंबली चल रही है तो इसकी जो फर्स्ट सेशन हुआ था आई थिंक के वो 15 अगस्त को हुआ था। तो जो अब 15 अगस्त आएगा 3-4 महीने के बाद, तो ये 15 अगस्त इज द लास्ट डे ऑफ प्रेजेंट नेशनल असेंबली। और
ये नेशनल असेंबली 15 अगस्त को जो है वो ऑटोमेटिकली विल बी डिसॉल्व। और सेक्शन 53 है कि जब पहला सेशन होगा नेशनल असेंबली का तो वो क्या काम करेंगे। जैसे ही नेशनल असेंबली का पहला सेशन होगा, नेशनल असेंबली में मेंबरान आएंगे तो सबसे पहले तो ओथ होती है, उसके बाद उनका बिजनेस क्या होगा, वो क्या काम करेंगे आकर सबसे पहले, ये बताता है हमें आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि जब नेशनल असेंबली अपना पहला सेशन के लिए एंटर होगी तो सबसे पहले वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेगी। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, सबसे पहला काम क्या करेगी नेशनल असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेगी। आर्टिकल 53 में अब इलेक्शन हो गया स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्टेड हो गए। उसके बाद जो है वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है वो ओथ लेंगे अपने ऑफिस में जाने से पहले। आर्टिकल 53 के मुताबिक ही कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर विल टेक ओथ। ये क्या लेंगे, ओथ लेंगे जाने से पहले। अभी आर्टिकल 53 ही बताता है हमें आगे कि ए में बताता है कि अगर स्पीकर जो है वो एब्सेंट हो, स्पीकर ना हो, या स्पीकर रिजाइन कर जाए, या स्पीकर किसी गैर मुल्की दौरे पर है, या स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पेंडिंग है, तो उसकी गैर मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पेंडिंग है स्पीकर के खिलाफ, तब भी वो जो है वो चेयर हेड नहीं करेगा, चेयर को होल्ड नहीं करेगा। उसकी गैर मौजूदगी में, स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो है वो चेयर को होल्ड करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये दोनों ही ना हो, अगर ये दोनों ही मौजूद ना हो तो फिर जो है फिर रूल ऑफ फिर जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर होता है कि नेशनल असेंबली का अपना एक रूल होता है। उस रूल के मुताबिक जो है वो कोई भी मेंबर जो है वो चेयर को हेड करेगा इन एब्सेंस ऑफ बोथ। इन एब्सेंस ऑफ बोथ अगर ये दोनों ही मौजूद नहीं है तो रूल ऑफ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बिजनेस, इस रूल के मुताबिक कोई भी जो है वो इस चेयर को हेड करेगा। इस रूल के मुताबिक जो नेशनल असेंबली का अपना रूल होता है। आपने देखा कि किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने मिस नहीं किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के चंद बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये यूट्यूब पर मौजूद है, आप ये भी सुन सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कवर करता है। और दुनिया के चंद ममालिक में से बेहतरीन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद नंबर जो आता है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। आप ये लेक्चर सुनिएगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, यूट्यूब पर मौजूद है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। अब देखें, अगर स्पीकर गैर हाजिर है किसी भी वजह से, वो किसी गैर मुल्की दौरे पर जा सकता है, वो छुट्टी पर जा सकता है, वो बीमार होता है, वो रिजाइन कर सकता है, किसी भी वजह से अगर स्पीकर मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर जो है वो चेयर को होल्ड करेगा। और अगर दोनों ही मौजूद नहीं है तो फिर जो नेशनल असेंबली का अपना रूल ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक कोई और मेंबर चेयर को हेड करेगा, यानी खाली
नहीं रह सकती। आर्टिकल 53 हमने पढ़ा, और यहां पर आर्टिकल 53 में एक और बात भी है कि अगर स्पीकर जो है वो रिजाइन देगा, स्पीकर रिजाइन करेगा तो किसको करेगा? रिजाइन टू प्रेसिडेंट। और अगर डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा तो किसको करेगा? रिजाइन टू स्पीकर। रिजाइन टू स्पीकर। स्पीकर रिजाइन करेगा तो डिप्टी स्पीकर को, और अगर डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा तो स्पीकर को। यह भी आर्टिकल 53 में है। और आर्टिकल 53 में एक और बात भी है, दो और बहुत अहम बातें हैं आर्टिकल 53 में। ये मैं मिटा देता हूं ताकि इधर से आपको आसानी से समझ आ जाता है। आर्टिकल 53 में दो और बातें हैं। वो क्या है? वो ये है कि दोनों का ऑफिस जो है, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कब वैकेट हो सकता है, किन वजूहात पर वैकेट हो सकता है। ये है आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 7 के तहत। अगर दोनों ही रिजाइन कर दें या दोनों ही रिमूव्ड हो जाएं ड्यू टू रेजोल्यूशन, अगर दोनों ही रेजोल्यूशन के जरिए रिमूव्ड हो जाए तो दोनों का ऑफिस जो है वो वैकेट हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि जब दोनों का ऑफिस वैकेट होगा तो रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत जो है वो कोई भी दूसरा मेंबर जो है वो चेयर को हेड करेगा। अभी एक और बड़ी अहम चीज है, आपको पता है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मैंने बताया अभी कि ये इलेक्ट होते हैं, ये फर्स्ट सेशन में इलेक्ट होते हैं। यानी 15 अगस्त 2018 को जब इस मौजूदा असेंबली का पहला इजलास हुआ तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हुए, और 15 अगस्त को ये असेंबली जो असेंबली मौजूद है ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि उनको भी 5 साल हो गए पूरे? नहीं। आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 8 कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डिसॉल्व नहीं होंगे, तब तक डिसॉल्व नहीं होंगे जब तक दूसरा कैंडिडेट, दूसरा सक्सेसफुल कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट जो इलेक्ट किया है नई आने वाली असेंबली ने, या इलेक्ट किया नई आने वाली असेंबली में, जब तक वो ऑफिस में इंटर नहीं होता तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की टर्म कंटिन्यू रहेगी। 15 अगस्त को जो है वो ये मौजूदा असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। कब तक? तब तक जब तक नई असेंबली आकर नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट नहीं करती और वो ओथ नहीं उठाते और वो अपने ऑफिस में नहीं आते, तब तक ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कंटिन्यू रहेंगे। इसकी वजह क्या है? क्यों? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। इसकी वजह यह है कि जब नई असेंबली आती है तो उससे ओथ कौन लेगा? जो नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं उससे ओथ स्पीकर ने लेनी होती है, और वो मौजूद रहेगा जब तक नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होकर नहीं आ जाते। आर्टिकल 53। अब हम आर्टिकल 54 की तरफ जाते हैं। आर्टिकल 54 है समनिंग ऑफ द नेशनल असेंबली, द सेनेट आर बोथ हाउसेस के समनिंग, इनको सेशन जो है वो कौन करेगा? आर्टिकल 54 के तहत द प्रेसिडेंट। सबसे पहले द प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को या सेनेट को
या बोथ हाउसेज के सेशन को कॉल कर सकता है। नंबर 1 द प्रेसिडेंट, नंबर 2 खुद मेंबर्स भी कॉल करवा सकते हैं। कितने मेंबर्स? 1/4 मेंबर्स, 1/4। अगर 336 है तो 1/4 मेरा ख्याल है कि 86 या 87 बनेंगे। तो 86 या 87 मेंबरान एक रिक्वेजिशन जमा कराएंगे और वो रिक्वेजिशन जो है वो स्पीकर को दी जाएगी। स्पीकर जो है विद इन 14 डेज, कितने दिनों में? रिक्वेजिशन विद इन 14 डेज, 14 डेज में जो है वो कॉल करेगा नेशनल असेंबली की मीटिंग। स्पीकर प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है या मेंबर जो 1/4 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप जो है वो रिक्वेजिशन जमा कराएंगे। उस रिक्वेजिशन पर 14 दिन के अंदर स्पीकर जो है वो मीटिंग कॉल करेगा नेशनल असेंबली की। 2 तरीकों से मीटिंग कॉल की जा सकती है, या प्रेसिडेंट कॉल करे या फिर 1/4 मेंबर जो है और फ्रॉम टोटल मेंबर जो है वो कॉल करने के लिए दे सकते हैं। आर्टिकल 53 में एक और बहुत अहम बात है, वो है कि नेशनल असेंबली तो वजूद में आ गई। नेशनल असेंबली के सेशन कितने होंगे? नेशनल असेंबली के सेशन कितने होंगे? नेशनल असेंबली के कम से कम 3 सेशन, एटलीस्ट 3 sessions will be held in 1 year। एक साल में कम से कम कितने सेशन? एक साल में कम से कम 3 सेशन जो है वो लाजमन होने हैं। और यही आर्टिकल 54 ही कहता है कि जो सेशन होंगे सॉरी, ये आर्टिकल 54 ही कहता है कि कम से कम एक साल में 3 सेशन होंगे नेशनल असेंबली के, और एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान 120 दिन से ज्यादा का वक्फा नहीं होगा। कितने डेज से? 120 दिन से, 120 डेज। एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान 120 दिन से ज्यादा का वक्फा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में नेशनल असेंबली का सेशन हुआ और ये अप्रैल में ही खत्म हो गया। 120 दिन मतलब 4 महीने। फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त में दूसरा सेशन लाजमन कॉल करना होगा, उससे आगे नहीं जाया जा सकता। तो एक सेशन के दरमियान, एक सेशन और दूसरे सेशन के दरमियान 120 दिन से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए, और एक साल में कम से कम 3 सेशन कॉल करने हैं नेशनल असेंबली को आर्टिकल 54 के मुताबिक। अब हम चलते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 है कि जो लॉ पास होगा, कोई भी लॉ, आर्टिकल 55 कोई भी लॉ या डिसीजन, कोई भी डिसीजन लिख ले, कोई भी डिसीजन जो है वो नेशनल असेंबली का, वो ऑन द वोट ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के वोट्स पर, ऑन द वोटिंग ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के वोट्स पर वो डिसीजन पास होगा, सवाए उन डिसीजंस के जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया है कि इस डिसीजन के लिए 2/3 मेंबर का होना जरूरी है, या कोई और जो काउंटिंग बता दी गई हो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि इस डिसीजन के लिए इतने मेंबरों का वोट होना जरूरी है। उसके अलावा जो भी डिसीजन होंगे वो ऑन द वोटिंग ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के वोट्स पर हो गए। और कोरम के बारे में भी 55 है
कि कम से कम एक सेशन चलाने के लिए 1/4 कोरम का होना 1/4 कोरम का होना जरूरी है। और ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर एमएनए उठकर कहता है और कोरम की तरफ निशानदेही करता है जो 1/4 होगा और कहता है जनाब ये 1/4 मेंबर मौजूद नहीं है। 1/4 होते हैं 336, अभी 342 है तो 87 या 88 मेंबर जो होंगे 1/4 होंगे। और अगर असेंबली में उस वक्त 1/4 मेंबर मौजूद नहीं है तो कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर उठकर कोरम की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि कोरम मुकम्मल नहीं है तो स्पीकर या तो नेशनल असेंबली का सेशन अजर्न कर देगा या उसको सस्पेंड कर देगा टिल द कंप्लीशन ऑफ द कोरम। आर्टिकल 55। आर्टिकल 56 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 56 है एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। एड्रेस by the president to both houses। both houses का मतलब क्या होता है? नेशनल असेंबली और सेनेट। तो नेशनल असेंबली और सेनेट का जो या सिर्फ नेशनल असेंबली या दोनों या बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट की मर्जी है, दोनों का सेशन कॉल करके भी एड्रेस कर सकता है या सिर्फ नेशनल असेंबली को भी एड्रेस कर सकता है। कब कब करेगा? सबसे पहले फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन के बाद जब नई असेंबली वजूद में आती है तो उसके पहले सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। और फिर कब कर सकता है? फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यानी वो पहला सेशन जब असेंबली नई असेंबली वजूद में आती है उसको प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा। और वो पहला सेशन जो साल का किसी भी साल के शुरुआती सेशन होगा, पहला सेशन होगा, उसको भी प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा। और अभी आर्टिकल 57 है राइट टू स्पीक। आर्टिकल 57 है राइट टू स्पीक। कौन कौन जो है वो नेशनल असेंबली में स्पीक कर सकता है, बोल सकता है? आर्टिकल 57 राइट टू स्पीक। कौन कौन स्पीक कर सकता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट, नंबर 1 पे तो प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकता है, एड्रेस भी और स्पीक भी कर सकता है। नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर। नंबर 3 फेडरल मिनिस्टर। नंबर 4 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है? ये समझ लें कि जूनियर फेडरल मिनिस्टर होता है। फेडरल मिनिस्टर के नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी कौन है? जैसे फेडरल मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी और उसका जो जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है हिना रब्बानी खर। और ये वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फेडरल मिनिस्टर की मदद के लिए लगाए जाते हैं। इनको जूनियर फेडरल मिनिस्टर भी कहा जा सकता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उसको भी राइट टू स्पीक है। और एक आदमी है राइट टू स्पीक, वो होता है अटॉर्नी जनरल। और यही आर्टिकल 57 ही कहता है कि राइट टू स्पीक होने का मतलब ये नहीं है कि ये वोट भी कर सकते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल जो है वो मेंबर नहीं है नेशनल असेंबली का, उसको राइट टू स्पीक तो है लेकिन वोट का इख्तियार उसको नहीं है। अभी आते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ,
जो है आर्टिकल 58 डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली कैसे डिसॉल्व हो सकती है। आर्टिकल 58 नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने के दो तरीके हैं। आर्टिकल 58 हमेशा से ही बड़ा जो है वो खबरों में रहा है। पहले होता था आर्टिकल 58(2)(b) कि प्रेसिडेंट जब चाहे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, और आर्टिकल 58(2)(b) जो है वो ओमिट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ आर्टिकल 58(1) और 2 बचा है। आर्टिकल 58(1) है कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट विल, कैन नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट विल मतलब लाजमन, प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व एनए नेशनल असेंबली। नंबर 1 पे किस तरीके से हो सकती है डिसॉल्व? दो तरीके हैं, 1 और 2। 2B जो है वो खत्म कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। नंबर 1 ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है विल। लॉ नोइंग पर्संस को पता है कि जहां पर विल लफ्ज इस्तेमाल हो वो मैंडेटरी होता है, यानी वो लाजमन करना होता है, और जहां पर लफ्ज में MAY में, लॉ में जहां पर लफ्ज में इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है डिस्क्रिशन है, करे या ना करे। लेकिन यहां पर लफ्ज विल इस्तेमाल हुआ है, तो जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट को लाजमन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट नहीं करता और लेके बैठा रहता है, तब भी आर्टिकल 58 कहता है कि आफ्टर 48 आवर्स, 48 आवर्स द NA will be dissolved. आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडवाइस, 48 आवर के बाद अगर प्रेसिडेंट ना भी करे तब भी वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर पर एक एम्बार्गो है, एक उसके ऊपर उस पर एक रेस्ट्रेन है। वो क्या है? वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पेंडिंग है नेशनल असेंबली में, तो फिर वो जो है एडवाइस नहीं दे सकता। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले ये बड़ा शोर हुआ था हमारे पाकिस्तान में कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन असेंबली में मौजूद थी। वो असेंबली तोड़ना चाहता था लेकिन नहीं तोड़ सकता था। फिर जो था डिप्टी स्पीकर, उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन जो है वो खत्म कर दी, और उसके खत्म होने के चंद मिनट के बाद इमरान खान ने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को नेशनल असेंबली तोड़ने की, और नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर बहाल कर दिया, मगर डिसॉल्व कर दी गई। तो जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पेंडिंग होगी, तब वो जो है वो एडवाइस नहीं दे सकता फॉर डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। ये हो गया पहला तरीका। पहला तरीका क्या है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। अगर नहीं करेगा तो 48 आवर में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और नंबर 2 दूसरा तरीका है, इफ प्रेसिडेंट इफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, नो कॉन्फिडेंस वोट जो है रेजोल्यूशन जो है वो कामयाब हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, या कोई और वजह से सीट खाली हो जाती है, मिसाल फॉर एग्जांपल डेथ उसकी वजह से, या अनसाउंड माइंड उसकी वजह से सीट खाली हो जाती है, तब क्या होगा? तब जो है वो इलेक्शन होंगे नेशनल असेंबली में। किसके लिए? फॉर द इलेक्शन
फॉर द चूज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए नेशनल असेंबली में इलेक्शन होंगे। और अगर एक इलेक्शन, दूसरी दफा इलेक्शन, तीसरी दफा इलेक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं होता, दोनों तरफ से वोट बराबर हो जाते हैं, तो फिर जो है वो जो प्रेसिडेंट है फिर भी वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देगा और कहेगा कि जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों तरफ से वोट जो है वो बराबर है। इन दो तरीकों से नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं, एक चीज हम थोड़ा सा रह गई है, वो आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 में कि कौन कौन वोट दे सकता है और कौन कौन मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है फॉर नेशनल असेंबली, ये हमसे रह गया था। ये आर्टिकल 51(1) में। तो आर्टिकल 51(1) में सबसे पहले वोट कौन देगा, कौन दे सकता है वोट, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और बी है नॉट लेस देन एज ऑफ 18 ईयर, नॉट लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स। और सी है उसका नाम होना चाहिए, हिज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल लिस्ट। इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसमें उसका नाम होना चाहिए। और डी है डू नॉट डिक्लेयर अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट। ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी पाकिस्तानी में वोट कास्ट करने के लिए या कंटेस्ट करने के लिए सीट ऑफ नेशनल असेंबली। कौन कौन सी? नंबर 1, उसको सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। नंबर 2, नॉट लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हिज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल लिस्ट, उसका नाम जो इलेक्टोरल लिस्ट पर होना चाहिए और उसे किसी भी कोर्ट ने अनसाउंड माइंड, पागल डिक्लेयर ना किया हो, तब वो वोट भी कास्ट कर सकता है और इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है, अदरवाइज नॉट। और एक और बात, जो स्पीकर होता है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता। आर्टिकल 55 के तहत स्पीकर जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता। मगर अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन में 2 कैंडिडेटों के वोट जो है वो बराबर हो जाते हैं, तो फिर स्पीकर को राइट टू वोट है। फिर स्पीकर जो है वो वोट करेगा और जिसको स्पीकर वोट करेगा वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो जाएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, हम अपने आइंदा लेक्चर में जो तीसरा मैंने आपको शुरू में बताया कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट हैं। 1 प्रेसिडेंट, 2 NA मतलब नेशनल असेंबली, 3 सेनेट। प्रेसिडेंट के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, नेशनल असेंबली के बारे में हमने आज पढ़ा और हम अपने आइंदा लेक्चर में सेनेट के बारे में मुकम्मल पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर से भी आप लोग मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू सो मच डियर। अल्लाह हाफिज़।